अरे इस कल वाली वहाँ वाली स्लाइड थोड़ी मिल जाएगी यहाँ। एजुकेशनल सिनेरियो की चर्चा कर रहे थे ना हम लोग। अच्छा बताओ तो, सबसे पहले हमने परिदृश्य देखा और उसमें यह देखा कि राजस्थान में शिक्षा का जो प्रबंधन होता है वो 5 स्तरों पर होता है। पहला स्तर कौन सा है? राज्य स्तर पर। मुख्यालय कौन होता है? निदेशालय। उसका मुखिया किस रैंक का होता है? आईएएस। उसके बाद में संभाग स्तर, मुख्यालय उप निदेशालय और उसका मुखिया किस रैंक का होता है? इसके बाद मुख्यालय सीडीओ कार्यालय और मुखिया भी सीडीओ। हिंदी में नाम बताओ पूरा। किस रैंक का होता है? डीडी रैंक का। उसके बाद ब्लॉक या खंड स्तर, और इस पर कौन होता है? सीबीओ। और सीबीओ किस रैंक का होता है? उसके बाद स्थानीय स्तर पर पीओ या यूसीईओ, और वो किस रैंक का होता है? पीपी रैंक। उसके बाद में हमने प्रमोशन देखे थे, बताओ देखे। ग्रेड 3 से सेकंड से फर्स्ट से पीपी यानी प्रिंसिपल। उसके बाद डीओ यानी, उसके बाद डीडी के बाद जेडी, जेडी के बाद एडी के बाद काली भीत। मतलब ये आखिरी प्रमोशन है, इसके बाद कोई प्रमोशन नहीं है। मिल गई क्या? रहने दे, तब तक लिख लूंगा मैं। हाँ, आपको पता है थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया था उसमें ना। कुछ लोगों ने, एक दो ने आके फिर मुझे सवाल पूछा था कि ये कैसे हुआ, तो हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए थे। ग्रेड 3 से ग्रेड 2। अच्छा, ग्रेड 2 से ग्रेड 1। अच्छा, ग्रेड 1 से पीपी, पीपी से डीओ से डीडी, डीडी से जेडी और जेडी से एडी। यही प्रमोशन होते हैं। अच्छा, यही प्रमोशन मैंने बताया था। और मैंने इसमें आ गया, कल वाली स्लाइड आ गई, ये लो। यही तो रैंक हमने ये स्तर बताए थे, और स्तर के बाद में हमने ये चर्चा की थी। यहाँ तक की चर्चा हुई थी अपने ग्रेड 3 से ग्रेड 2, ग्रेड 2 से ग्रेड 1 और ग्रेड 1 से पीपी। आपको याद तो यही रखने हैं, प्रिंसिपल से डीओ, डीओ से डीडी, डीडी से जेडी, जेडी से एडी। अब देखना, मैं बात कर रहा हूँ 2000 लगभग, ये मान लीजिए आप लोग 22 से पहले की। अभी 2025 चल रहा है ना, 2022 से पहले इसमें एक सिस्टम और था। अपने यहाँ पर एक पोस्ट और हुआ करती थी जिसका नाम था एचएम। क्या नाम था? पोस्ट का नाम है ये हेडमास्टर, मतलब प्रधान अध्यापक। अच्छा, प्रधान अध्यापक जो होता है ना, एचएम, कौन सी स्कूल में होता है? बताओ देखिए। 1 से 5वीं तक की स्कूल में होता है क्या? 1 से 8 तक होता है क्या? होता है। और 1 से 10 तक की स्कूल में? 1 से 12 तक की स्कूल में? फिर प्रिंसिपल आ जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो केवल 1 से 10 वाली स्कूल में एचएम होता है। किस में होता है? केवल 1 से 10। जो सेकेंडरी स्कूल होती है, उस सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए जो मुखिया होता है उसका नाम होता है एचएम। एचएम की पोस्ट होती है। तो आप ये कहोगे कि हम तो 5वीं तक की स्कूल में भी हेडमास्टर साहब को देख के आए हैं, 8वीं तक की स्कूल में हमने हेडमास्टर साहब को देखा है। भाई पढ़ने तो ये कहते हैं ना कि हेडमास्टर साहब आ रहे हैं। हेडमास्टर साहब का मतलब वो हेड मास्टर नहीं होता है, वो हेड टीचर होता है। कौन होता है? हेड टीचर। आप ही में से किसी, जैसे मान लो आप में से लेवल 1 के 5 टीचर लगे हुए हैं, किसी 1 से 5वीं तक का स्कूल चल रहा है, तो उसमें जो सीनियर होगा ना, सीनियर उम्र से नहीं होता है, नौकरी ज्वाइन करने से होता है। किसने नौकरी ज्वाइन शिक्षा विभाग में L1 में सबसे पहले की है, उसके हिसाब से जो सीनियर होगा ना, उस सीनियर को, जिसको ज़्यादा अनुभव होगा, उसको हम लोग कार्यवाहक एचएम बना देते हैं। मतलब एक केवल जिम्मेदारी दे देते हैं उसे हेड टीचर की, कि भाई आप साथ में ये कार्य भी करोगे। लेकिन वो दायित्वों का निर्वहन तो कर रहा होता है किसका?
HM का, लेकिन उसको उसकी रैंक जो होती है ना वो L1 ही होती है और उसको पेमेंट भी उसी प्रकार से मिलता है। लेकिन 5वीं और 8वीं तक तो ये सिस्टम होता है, लेकिन जो स्कूल 10वीं तक का होता है उस स्कूल में एक नई पोस्ट क्रिएट की जाती है और उस पोस्ट का ही नाम होता है HM, और रैंक भी क्या होती है, HM होती है। अब ये HM कैसे बनता है, HM कौन बनेगा, कैसे बनेगा, तो ध्यान रखना है HM बनता है सीधी भर्ती द्वारा, डायरेक्ट वैकेंसी होती है इसकी हेडमास्टर की, और उसके लिए कम से कम आपको 5 साल तक शिक्षक रहना जरूरी है। अनुभव लिया जाता है कि 5 साल तक आप शिक्षक के पद पर कार्य किया हो, चाहे आपने तीनों में से किसी भी एक पद पर काम किया हो या फिर आपने प्राइवेट स्कूल में काम किया हो। प्राइवेट स्कूल में भी यदि आपने 5 साल तक किया है, अब प्राइवेट स्कूल का भी सिस्टम आपको मैं आगे RT एक्ट में समझाऊंगा। हम जो सामान्यतः प्राइवेट स्कूल में जिन टीचर्स को देखते हैं वो सारे टीचर्स रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, केवल वही होता है जो NCT के अनुसार योग्यताधारी हो। प्राइवेट स्कूल में दस्तावेज अलग मास्टरों के होते हैं और पढ़ाने को भले ही 10वीं पास या 8वीं पास भी जा सकता है। जिसने प्राइवेट स्कूल में 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए आवश्यक होता है कि उसने L1 से यानी 5वीं तक पढ़ाने के लिए DLED किया और 8वीं तक पढ़ाने के लिए उसने BEd किया हो और साथ में पात्रता परीक्षा पास की हो, टेट पास किया हुआ होना चाहिए। जब तक वो रीट पास किया हुआ नहीं होगा वो मान्य नहीं होगा। तो उन्हीं अध्यापकों को दस्तावेज के रूप में उस स्कूल का सही टीचर माना जाता है। बाकी व्यवहार में हम लोग किसी भी टीचर को रख सकते हैं। और जब ये HM की भर्ती आती है तब उस जिले के DO से, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, उस जिले के DO से ये प्रमाणित करवा के लाना पड़ता है कि मैंने 5 साल कम से कम आपके शिक्षा विभाग में काम किया है। अब DO प्रमाणित करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को। तो गवर्नमेंट वाले तो अपने आप ही प्रमाणित होते हैं यदि आपने ग्रेड 3 या 2nd 1st के रूप में 5 साल काम किया। और DO के पास यदि उस स्कूल ने कागजात भेज रखे हैं, दस्तावेज DO के पास ही होते हैं, चाहे निजी स्कूल हो चाहे कोई सी भी हो, यदि वो कागजात भेज रखे हैं और आप उसमें वैलिड है तो ही माने जाएंगे, अन्यथा आपने भले ही प्राइवेट स्कूल में बिना दस्तावेजों के 20 साल तक भी काम कर लिया होगा, आपको DO सर्टिफिकेट नहीं देगा। HM जो होता है, इस HM की जो ग्रेड पे होती है वो 5400 होती है। कितनी होती है? इसका मतलब इस लेक्चरर से ऊपर होता है। अब ये HM जो होगा वो 10वीं तक की स्कूल में होगा। अब देखो फायदा क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो 21 साल की आयु पूरी करते ही ग्रेड 3 का मास्टर बन गया। 5 साल तक उसने सेवा कर ली। 5 साल सेवा करने के बाद HM की भर्ती आई, खूब सारी भर्तियाँ आती थी। HM की भर्ती आई और भर्ती आते ही वो क्या बन गया? HM बन गया। अब इस HM से भी प्रिंसिपल प्रमोशन होता है और फर्स्ट ग्रेड से भी प्रिंसिपल प्रमोशन होता है। ग्रेड 1 का जो केडर होता है ना, केडर का मतलब होता है किसी राज्य में उस संवर्ग की, उस वर्ग की कुल स्वीकृत सीटें, उसका मतलब केडर कहते हैं हम लोग। इसका जो केडर होता है ना वो होता है 57,000 का। इसका मतलब राजस्थान में लेक्चरर की कितने पोस्ट स्वीकृत हैं? 57,000 है। और HM की जो केडर था ना वो था लगभग 7 से 8,000 के बीच का। मान लेते हैं हम लोग 8,000 का केडर है। अब ये तो केवल 8,000 लोग हैं और ये 57,000 लोग, दोनों में से प्रमोशन होता है और इनको टारगेट दिया होता है कि आप 70% तो करोगे ग्रेड 1 से और 30% लाओगे HM से। यदि 30% से भी लाए तो मुझे बताओ ये ग्रेड 1 के 57,000 और यहाँ के 7-8,000, ये तो लगभग जो HM होता है ना वो 5 से 7 साल में प्रिंसिपल बन जाता है और इसको लगभग 15 से 20 साल लगते हैं क्योंकि ये केडर बड़ा होता है। अब जो बच्चा ग्रेड 3 में 5 साल रहा, HM ज्वाइन कर लिया, HM से अगले 5-7 साल में क्या चला जाएगा? प्रिंसिपल में। 35 वर्ष से आयु से कम का व्यक्ति क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। और यदि वो कैटेगरी से है तो वो बहुत तुरंत प्रभाव से आगे बढ़ेगा। कैटेगरी में भी तो प्रमोशन होता है, वो DO बन जाएगा, DD बन जाएगा, JD बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे अभी वर्तमान में मेरे ध्यान में है जिन्होंने ग्रेड 3 थे, HM बन गए, अब प्रिंसिपल बने हुए हैं और अगली DPC तक, हर वर्ष की DPC होती है। DPC का मतलब होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी। हर वर्ष DPC होती है वित्तीय वर्ष के अनुसार। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितनी पोस्टें खाली हुई है उनकी DPC कर दी जाती है। अच्छा, DPC का नियम ये होता है कि DPC जो होती है ना, इन पदों पर DPC होगी तो आधी भर्ती DPC से भरी जाएगी और आधी भर्ती सीधी होगी। जैसे मान लो आपके ग्रेड 3 की 10,000 की वैकेंसी, ग्रेड 2 की 10,000 की वैकेंसी आ रही है तो 10,000 तो आएंगे प्रमोट होके और 10,000 ही आएगी सीधी भर्ती। ये नियम होता है। तो यहाँ से ये बहुत जल्दी प्रिंसिपल पर चले गए हैं। अब वो लोग बनने वाले हैं DO, और DO बनने वाले हैं, अभी उनकी उम्र हो रही है 35 साल के आसपास, अभी उनकी नौकरी पड़ी है 25 साल। और 25 साल में यदि हर 5 साल में वो एक प्रमोशन भी लें, क्योंकि आगे पोस्टें जल्दी जल्दी खाली होती जाती है, क्योंकि जैसे JD बने हुए हैं वर्तमान में राजस्थान में, खूब सारे JD है, खूब सारे DD है, तो वो लगभग रिटायरमेंट की एज पर है।
तो वो रिटायरमेंट हुए, पोस्ट खाली हुई और नीचे वाले ऊपर आ गए। इस तरह से वो लोग जो ग्रेड 3 के लोग हैं वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, एडी तक। और तरीका यही होता है, रास्ता यही होता है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग एडी को आरएस को बना देंगे या जेडी को आरएस को बना देंगे, यही लोग जाएंगे। 2022 तक लगभग, पिछले 2020 से 22 तक 2 ही साल में, जब पिछली सरकार थी, अपने शिक्षा मंत्री थे माननीय डोटासरा जी, तो उन्होंने जितने भी 10वीं तक स्कूल चल रहे थे, लगभग उस टाइम में 6200 स्कूल चल रहे थे, 6200 स्कूलों को 2 साल के भीतर भीतर सबको सीनियर सेकेंडरी कर दिया। और ये आदेश दिया कि राजस्थान में कोई भी स्कूल 10वीं तक होना ही नहीं चाहिए। कहाँ तक होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी तक। सब स्कूल प्रमोट हो गए, सारे स्कूल एक ही झटके में किया था, 4444 को, तो एक ही आदेश में। और बाकी जो 2000 थे, 1800 बचे हुए थे, उन स्कूलों को थोड़ा थोड़ा, कभी को 700 कभी को 500 करके, और 2 साल में हमने पूरा कर दिया। अब मुझे बताओ, जब 10वीं तक का राजस्थान में स्कूल भी नहीं है तो इस एचएम का क्या करेंगे। 12वीं तक स्कूल संभालने के लिए प्रिंसिपल बैठा है और बाकी कार्यवाहक हम बढ़ा ही रहे हैं। एचएम को डिमोशन कर नहीं सकते, ये नहीं कह सकते ना कि भाई तू 8वीं तक स्कूल में चला जा, डिमोशन होगा नहीं। तो डोटासरा जी ने इस पोस्ट को खत्म कर दिया, एचएम खत्म हो गया, एचएम कोई रहा ही नहीं, एचएम की पोस्ट को खत्म किया। जो जितने भी एचएम थे उन सबको डीपीसी करके आगे क्या बना दिया, प्रिंसिपल। क्योंकि आप सोच के देखो, जब 6200 नए स्कूल हुए हैं सीनियर सेकेंडरी, तो उनमें प्रिंसिपल की पोस्ट स्वीकृत होगी, और स्वीकृत होते ही क्या कर दिया इन्होंने, उन सबको प्रिंसिपल बना दिया। कुछ बचे हुए थे वो धीरे धीरे अगली डीपीसी में हो गए, 1 2 3 4 में पूरे हो गए कंप्लीट। अब ये एचएम की पोस्ट खत्म हो गई। एचएम की पोस्ट खत्म करके उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अब हम लोग 12वीं तक के स्कूल को संभालने के लिए भी एक नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम होगा वाइस प्रिंसिपल। क्या नाम होगा, वाइस प्रिंसिपल। अच्छा, वाइस प्रिंसिपल जो होगा वो उप प्रधानाचार्य कहलाएगा। ये जो प्रिंसिपल होगा ये केवल अपने स्कूल को नहीं संभालता है, ये ग्राम पंचायत की सभी स्कूलों का मॉनिटरिंग अधिकारी होता है। इसलिए वो तो चला जाता है ग्राम पंचायत की स्कूलों की मॉनिटरिंग करने के लिए, इसलिए उसकी स्कूल को कौन संभाले, बाकी स्कूलों में तो होते हैं एचएम, उसकी स्कूल को संभालने के लिए किसको बनाया हमने, वाइस प्रिंसिपल। कोई चेंज नहीं किया, एक चेंज किया, 5400 पे ग्रेड पे ही रहा ये। एक चेंज किया कि वाइस प्रिंसिपल जितने भी होंगे ना वो सारे प्रमोट होके आएंगे ग्रेड 1 से, सीधी भर्ती से नहीं आएंगे। बताओ किसके हितों को नुकसान हुआ, यहाँ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। ये जो लोग अधिकारी बनने का सपना देख रहे थे, अब इनको इसी तरीके से आना होगा, और इस तरीके से आएंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगभग 20-25 साल का समय लग जाएगा, और यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो तब तक लगभग रिटायरमेंट के अवसर पर होंगे, लास्ट तक मिल जाएगा। समस्या होगी। अब समस्या हुई तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आ गई। वाइस प्रिंसिपल की हमने पोस्ट स्वीकृत की 12,500, केडर बनाया कितना, 12,500। कहा कि अगले चरण में हम लोग और केडर को विस्तृत करेंगे, लेकिन अभी 12,500 का केडर बना रहे हैं। और जितने भी एचएम शेष बचे हुए थे उन सबको हमने वाइस प्रिंसिपल बना दिया, और कम रह गए वो ग्रेड 1 से आ गए और उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अब बताओ इनको नुकसान हुआ तो ये बिलबिलाएंगे कि नहीं। ये लोग संगठन बना के, संगठन तो बने होते हैं शिक्षकों के, ये लोग संगठन बना के उस सरकार के पास गए और जाके कहा कि ऐसे कैसे कर दिया आपने, ये ठीक नहीं है, हमें भी अधिकारी बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो अधिकारी बनने का अवसर तो हम लोग देंगे, लेकिन इस तरीके से देंगे। उतने में थोड़े दिनों में सरकार बदल गई। सरकार बदल गई तो फिर डोटासरा जी के बाद बीडी कल्ला जी आ गए थे उसी सरकार में। बीडी कल्ला जी ने तो कुछ ज़्यादा सुना ही नहीं था किसी की। फिर सरकार बदल गई। सरकार बदल गई तो मदन दिलावर साहब अपने शिक्षा मंत्री बने, और जैसे ही बने ये लोग गुलदस्ते लेके उनके पास पहुँचे। पहले तो दी बधाई कि शुभकामनाएं, आप मंत्री बने, हमारे मालिक बने। और फिर कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले समस्या ये है, एचएम की पोस्ट खत्म करके आपने ये लागू किया, ठीक है चला दीजिए, लेकिन इसकी आधी भर्ती सीधी होनी चाहिए। वाइस प्रिंसिपल की आधी भर्ती कैसी होनी चाहिए? सीधी भर्ती होनी चाहिए। तो दिलावर साहब ने थोड़ा ध्यान दिया और कुछ कोशिश की, विभाग से बातचीत की, तो उन्होंने कहा इसको ही समाप्त कर देते हैं, समस्या यही है। 31 मार्च जो अभी गया है ना, महीना 1.5 महीने, 31 मार्च को उन्होंने एक आदेश निकाला और कहा स्कूलों से वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट भी खत्म किया जाता है। इसको डाइंग केडर घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया। जितने वाइस प्रिंसिपल बने हुए हैं वो तो रहेंगे, नया कोई नहीं बनेगा। जैसे जैसे वो आगे प्रमोट होते जाएंगे वो सारे के सारे आगे पहुंच जाएंगे, केडर हो जाएगा शून्य। अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि पिछली साल की डीपीसी तक, क्लियर डीपीसी तक
केवल और केवल 2700 वाइस प्रिंसिपल बचे हैं जो वाइस प्रिंसिपल है 12,500 में से, बाकी सभी प्रिंसिपल बन गए। और उसके लिए कल नहीं परसों दोपहर को 1 बजे आरपीएससी ने एक डीपीसी की बैठक की, और उस बैठक में करीबन 4,200 प्रिंसिपल बढ़ा दिए। तो जो 2700 बचे हुए थे वो तो यहाँ से थे, उसके अलावा शेष कहाँ से आ गए? ग्रेड फर्स्ट से। और वो अब उनकी काउंसलिंग करके उनको 15-20 दिन में हम लोग प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइन कर देंगे। इसका मतलब है वाइस प्रिंसिपल क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो भी क्या ये रुक थोड़ी गए? इनका तो तरीका यही बचा, इसलिए लगातार आंदोलन में रहे, सरकार से बात करते रहे। सरकार से बात किया तो पिछले दिनों एक दिलावर साहब ने एक बयान दिया है, आपके लिए बहुत काम का बयान है वो, यदि वो सफल होता है तो। सेंटर में क्या होता है, केंद्र सरकार में जैसे केवीएस एनवीएस जो है ना, वहां पर प्रिंसिपल की सीधी भर्ती आती है। आधे प्रिंसिपल तो होते हैं प्रमोट और आधे प्रिंसिपल आते हैं सीधे। और प्रिंसिपल की सेंटर में जो ग्रेड पे होती है ना वो 7600 होती है। तो हमने मांग की कि प्रिंसिपल की आधी भर्ती हमें सीधी दे दो, और उसके लिए शर्त होती है कि कम से कम शिक्षक के रूप में 10 साल तक सर्विस की हो। अब यदि आप 10 साल तक यहाँ सर्विस करेंगे और सीधे प्रिंसिपल की भर्ती देंगे तो निश्चित रूप से आप लोग अगले 10 साल में, मतलब 30-31 साल में क्या बन जाएंगे? प्रिंसिपल बन जाएंगे। तब क्या हुआ, दिलावर साहब ने उस बात का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद एक बयान दिया, और बयान दिया कि क्यों न हम प्रिंसिपल ही सीधी भर्ती करवाएं, हम डीओ की सीधी भर्ती क्यों नहीं करवा सकते? भाई केवल देखो, हम सोचते हैं उसे सरकार कितना आगे सोचती है कि जो डीओ तक पहुंचता है ना वो लगभग 50 साल की एज का हो जाता है, इसलिए उसके पास निर्णय लेने की वो क्षमता नहीं रहती है। उसके बाद वो फिर वो डिफेंस सिस्टम पर चलता है, मतलब रक्षात्मक खेलता है। उसके बाद वो शॉट नहीं मारता है, वो ये नहीं सोचता है कि 30 गज का घेरा है शॉट मार ले, नहीं। और यदि कोई यंग डीओ होगा तो निश्चित रूप से वो फैसले गजब के लेगा, डिसीजन गजब के लेगा, और वो भले ही 30 गज का घेरा भी नहीं होगा ना तो भी बॉल को उठाकर ही खेलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हल्का सा बयान दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यंग डीओ लेकर आए हैं। यंग डीओ लाए, इसका मतलब ये तय हो गया कि यदि ये मामला सही दिशा में जाता है तो अब हम लोग न केवल प्रिंसिपल बल्कि डीओ की भी क्या करवाएंगे? सीधी भर्ती करवाएंगे। और डीओ की सीधी भर्ती करवाएंगे तो ये तय है कि आपको 10 साल का तो क्या चाहिए होगा। ये मैं अनुमान लगा रहा हूँ, केवल एक कवि की कल्पना है, आगे कुछ नहीं है। ये 10 साल तक सर्विस, आप यदि अभी नौकरी लगते हैं तो हो सकता है आने वाले 10 साल बाद में आपको डीओ की सीधी वैकेंसी मिले, और डीओ की सीधी वैकेंसी मिलेगी तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। डीओ करता है मैनेजमेंट, क्या करता है? मैनेजमेंट। इसलिए एचएम का जो पेपर होता था ना उसमें भी स्कूल मैनेजमेंट बहुत लंबा चौड़ा पार्ट था, 40 सवाल आते थे। आपके तो आते हैं 8 सवाल, और डीओ की में मुझे लगता है कम से कम 40-50 सवाल तो आएंगे एक पेपर में। तो अभी तो आप स्कूल मैनेजमेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट में। और जब आप डीओ के लिए यहाँ से कोर्स लेंगे उत्कर्ष से ऑनलाइन, तब मैं आपको स्कूल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा बहुत विस्तृत, क्योंकि वहाँ पर सवाल कितने आएंगे? 40-50 सवाल आएंगे। तो अभी तो आप केवल किसके लिए पढ़ रहे हैं? इतना ही पढ़ना है, अभी डीओ के लिए नहीं पढ़ना है। कल को हो सकता है चेंज हो जाए नियम और डीओ की सीधी भर्ती हो ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप ध्यान रखना, ये वर्तमान में ये चल रहा है। अच्छा, 31 मार्च को ही एक सिस्टम और किया, केवल वाइस प्रिंसिपल को हटाया नहीं है, इसकी जगह एक नई पोस्ट बीच में और क्रिएट कर दी है, और वो होगा वरिष्ठ व्याख्याता। वो क्या होगा? वरिष्ठ व्याख्याता की पे ग्रेड भी 5400 होगी। क्या आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि वरिष्ठ व्याख्याता को उस स्कूल की जिम्मेदारी भी दी जाएगी कि जब तक पीओ इस स्कूल में नहीं होगा, मतलब प्रिंसिपल नहीं होगा, जब तक तो इस स्कूल को संभालेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब वाइस प्रिंसिपल बना के भेजते हैं तो वो एक प्रशासनिक पोस्ट है। और जैसे मान लो कोई भी एक व्यक्ति है, वो एक पॉलिटिकल साइंस से लेक्चरर है और वो बन गया वाइस प्रिंसिपल उस स्कूल में। अब वो वाइस प्रिंसिपल है लेकिन उस स्कूल में पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, तो एक लेक्चरर अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल तो केवल प्रशासनिक काम करेगा। अब जो वरिष्ठ व्याख्याता होगा ना, वरिष्ठ व्याख्याता मान लो पॉलिटिकल साइंस का है, तो वो पॉलिटिकल साइंस तो अपने स्कूल में खुद ही पढ़ाएगा, कोई नया लेक्चरर नहीं होगा। इसका मतलब ये तय हो गया कि यदि 20,000 आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो आप 20,000 वरिष्ठ व्याख्याता बनाओगे ना, तो 20,000 व्याख्याता कम लगाने पड़ेंगे। नहीं तो यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल जो होता था उसकी जगह व्याख्याता नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती थी। समझ गए ना? इसलिए हमने वरिष्ठ व्याख्याता बना रखा है। वरिष्ठ व्याख्याता केवल आएगा कहाँ से? व्याख्याता से, क्योंकि वरिष्ठ है और वो भी क्या है? व्याख्याता है, तो ग्रेड 3 से डायरेक्ट नहीं आ सकता। तो वर्तमान में सिस्टम ये चल रहा है, आगे हो सकता है चेंज हो जाए। अब रही बात आपके प्रमोशन होने की, L2 वालों का प्रमोशन। अच्छा, प्रमोशन के लिए निश्चित पद की निश्चित योग्यता चाहिए आपको।
यदि कोई L2 का स्टूडेंट है, L2 का टीचर है, और वो यदि ग्रेड सेकंड प्रमोशन से बढ़ना चाहिए तो उसको लिए कोई परीक्षा नहीं देनी है, लेकिन ये तय है कि उसको न्यूनतम योग्यता चाहिए जो वरिष्ठ अध्यापक बनने के लिए चाहिए, और वो आपके पास है, ग्रेजुएशन और बीएड। वरिष्ठ अध्यापक तो आराम से बन जाओगे। यदि आप नौकरी के साथ साथ पीजी कर लेते हो, मतलब एमए कर लेते हो, एमएससी कर लेते हो, तो आप लोग क्या बन जाएंगे? जैसे ही ग्रेड फर्स्ट में डीपीसी की बात आएगी, आपकी योग्यता देखी जाएगी। यदि आपके पास पीजी है और ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड बने हुए हैं तो आप क्या बन जाएंगे? ग्रेड फर्स्ट बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? योग्यता न्यूनतम होती है। लेकिन जो L1 वाला टीचर होता है उसका आगे प्रमोशन नहीं होता है। कैसे होगा L1 वाला? क्योंकि L1 वाले ने 12वीं कर रखा है और डीएलएड कर रखा है। यदि वो सेकंड ग्रेड का बनेगा तो उसे क्या चाहिए? ग्रेजुएशन और उसके बाद बीएड चाहिए, दोनों चीज चाहिए ना। इसलिए सरकार ने एक सुविधा दे रखी है। इन्होंने कहा भाई हम भी तो अधिकारी बन सकते हैं ना, हम प्रमोशन नहीं ले सकते क्या? सरकार ने एक सुविधा दे रखी है, केवल और केवल गवर्नमेंट कर्मचारी जितने भी है, चाहे किसी भी विभाग में है, केवल L1 के टीचर को ये परमिशन दी जाती है कि आप नौकरी के साथ बीएड कर सकते हो। बाकी किसी भी सरकारी कर्मचारी को ये परमिशन नहीं होती है। तो आप किसी भी इग्नू जैसे विश्वविद्यालय से आप लोग बीएड कर सकते हो, इंटर्नशिप वहीं हो जाएगी। तो L1 वाले जैसे ही L1 बने, तुरंत प्रभाव से आपने पीजी शुरू, ये स्नातक शुरू कर देना है। स्नातक कर लिया आपने 3 साल का नौकरी के साथ साथ, और 2 साल का आपको क्या कर लेना है? बीएड। 5 साल में आप लोग दस्तावेज डॉक्यूमेंट जुड़वा देंगे अपने विभाग में, तो आपका भी प्रमोशन किस में हो जाएगा? ग्रेड सेकंड में। और फिर आप लोग कर लेंगे पीजी। तो इसका मतलब समाधान रास्ता अपने पास में भी है। प्रमोशन के लिए कोई समय सीमा फिक्स नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन सरकार ये मानती है, अधिकार अपने ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जब कम से कम 9 साल सर्विस कर लेता है तो उसके पास इतना अनुभव हो जाता है कि उसका एक प्रमोशन तो होना चाहिए। इसलिए सरकार हर 9 साल में एक एसीपी लगाती है। एसीपी का मतलब होता है, एसीपी नाम सुना है ना आपने? सा एमएसीपी, एसीपी, किसकी एसीपी लगाई गई है? वो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन होता है। इसका मतलब होता है कैरियर की उन्नति को निश्चित किया जाता है। हर 9 साल में आपका भले ही प्रमोशन नहीं हो, क्योंकि आपके पास वो योग्यता नहीं है या आगे सीटें खाली नहीं है, लेकिन उसको प्रमोशनल पे दे दिया जाता है। उसको पेमेंट जो है ना, वो उस अगले प्रमोशन के लिए एक पायदान ऊपर बढ़ा दिया जाता है। तनख्वाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रमोशन नहीं होगा, तनख्वाह तो बढ़नी है। मतलब पेमेंट आपका ग्रेड सेकंड के बराबर कर दिया जाएगा। अगले 9 साल में आपका ग्रेड फर्स्ट के लिए जितना पेमेंट कर दिया जाएगा, भले ही आप ग्रेड थर्ड रहे हैं, अगले 9 साल में आपका वरिष्ठ व्याख्याता जितना पेमेंट कर दिया जाएगा, भले ही आप उस पद पर रहे हैं। पोस्ट अलग हो जाएगी और आपका पेमेंट वाला मामला अलग बढ़ जाएगा। यदि ऐसा भी होता है, यदि मान लो एक स्टूडेंट जो एक टीचर है जो 9 साल में एसीपी लेकर आ गया और उसका प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन 10वें साल उसका प्रमोशन होता है, तो उस समय उसका केवल प्रमोशन किया जाएगा, उसका पेमेंट दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा। पेमेंट 9 साल में एक बार ही बढ़ता है। यदि आपका प्रमोशन 9 साल से पहले हो गया तो आपका प्रमोशन भी किया जाएगा और आपका पेमेंट भी प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अगले 9 साल पूरे हुए तो आपको एसीपी केवल आभासी दी जाएगी। अब आपका पेमेंट दोबारा, इसका मतलब 9 साल में एक बार ही पेमेंट बढ़ता है। अब वो चाहे प्रमोशन से ले लीजिए आप, चाहे भले ही एसीपी से ले लीजिए। ये बात क्लियर हो गई थोड़ी थोड़ी? हम लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, किस जगह रहना है, हमको पढ़ना है आगे चलकर, रुक नहीं जाना है ना। तो आप लोग, ये वरिष्ठ व्याख्याता तो वर्तमान में है, इस वरिष्ठ व्याख्याता से प्रिंसिपल, डीओ, डीडी, जेडी और एडी बन जाएगा। क्लियर? कुछ बातें लिखो, नीचे कुल फुल फॉर्म लिखनी है। अभी तो हमने केवल और केवल इनके शॉर्ट फॉर्म लिखी है। सचिवालय में शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होता है? शिक्षा मंत्री। सचिवालय में कौन होता है? शिक्षा मंत्री। नींद थोड़ी आ रही है आपको? नींद नहीं आ रही है तो बता दूं मैं? देखो ये चीज़ें क्या नींद पर डिपेंड करती है। तो नींद आ रही होती है तो बताने का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा एक बार थोड़ा लिख लीजिए, शुरू तो करें हम लोग। बुधवार है ना आज? हाँ लिख लो। पहले बताऊं? चलो तो सुनो यार, बता दूंगा ना आधे घंटे बाद में, जब आएगा ना क्रम से तब बता दूंगा, फिर अलग से बताना पड़ेगा। लिखवाऊंगा मैं वो, ये जो आपने सवाल पूछा ना इसको लिखवाऊंगा। पहले इस लिखो कुछ फुल फॉर्म। अरे ऐसे नहीं होता है यार, आप लोग फेरे करने के लिए बैठे हो, उस समय ये थोड़ी होता है यार मोसर पहले करवा दो यार, ऐसा थोड़ी होता है। उस टाइम वही होता है।
नहीं, चीजें क्रम से चलती है ना। पे ग्रेड वाला अब खत्म हो गया मामला, पे ग्रेड याद ही नहीं करना है आपको, पे ग्रेड याद नहीं करना है। देखो किसकी फुल फॉर्म नहीं आ रही है आपको इसमें से, पहले प्रारंभ से उठाओ देखें। जेडी की, किसकी है? जेडी की है, एडीओ है। चलो चलो एडी लिखो। एडी यानी क्या होता है? एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक। फिर जेडी, जेडी की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट डायरेक्टर मतलब संयुक्त निदेशक। उसके बाद कौन है? डीडी मतलब डेप्यूटी डायरेक्टर, मतलब हो जाएगा उपनिदेशक। उसके बाद कौन है? डीईओ, इसका मतलब हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी। सर हिंदी में लिखो, इसे हिंदी तो कहते हैं। डीओ के बाद पीपी। अच्छा पीपी मतलब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। नहीं एलई तो वो सिद्धांत हो जाएगा, वो प्रिंसिपल अलग होता है। प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, यह होता है प्राचार्य। और कौन रह गया? देखो एक आपका रह गया ना सीडीईओ, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी हो जाएगा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। एक हो जाएगा सीबीईओ, ये क्या बन जाएगा? चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। हो गया? और है ना पीईओ, पीईओ पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, यूसीईओ अर्बन क्लस्टर
एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, यानी शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। लिख लिया? लिखो फटाफट से लिखो। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा एक और नई बात बताता हूँ आपको। ये पी और यूसीयू आपने केवल नाम ही सुना है, अभी इनके बारे में आप लोग जानते नहीं है ना, लेकिन ये जरूर जानते हैं, कईयों को आपने नाम कहते हुए सुनते हैं कि सर पीओ साहब आ गए, या यूसीओ तो बहुत कम सुना होगा आपने, पीओ ज़्यादा नाम सुना है आपने। पीजी क्या होता है? पीजी पेइंग गेस्ट होता है, मतलब ऐसा मेहमान जो पैसे देकर मेहमान बनता है। लिख लिया क्या? आज ही लिखना है बेटा ये, हैं? ऑनलाइन वालों चलने दो। ऑनलाइन वाले क्या है कि घर में आराम से कूलर के नीचे बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, कोई सो रहा है, कोई आड़ा पड़ा है, कोई तिरछा पड़ा है, इसलिए ये कुछ भी सोच सकते हैं। हो गया? चलो, तो ये तो फुल फॉर्म थी, ये तो आपके कॉमन सेंस के लिए, जानकारी के लिए थी कि आपको ध्यान में रहे। अच्छा देखो, एक बार है ना शिक्षा की समीक्षा हुई, 2016 की बात बता रहा हूँ। एजुकेशन में स्कूलों की समीक्षा की गई और पता लगा कि समीक्षा इसलिए हुई क्योंकि एजुकेशन में क्वालिटी नहीं थी। क्या नहीं थी? क्वालिटी नहीं थी। तो कहा क्वालिटी क्यों नहीं आ रही है भाई? सरकारी स्कूलों में क्वालिटी क्यों नहीं आ पा रही है? सरकारी स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके एजुकेशन में क्वालिटी क्यों नहीं है? तो इसका पता लगाया गया। पहले समीक्षा की, क्या स्कूलें कम है क्या? फिर पता लगा कि स्कूलें तो पूरी है। फिर कहा उसमें स्टाफ कम है क्या? बोले नहीं, स्टाफ कम नहीं है। बोले टीचर की पोस्ट खाली है क्या? बोले नहीं, टीचर की पोस्ट खाली तो कितनी है? 375 है, बाकी 2.25 लाख तो भरे हुए हैं ग्रेड 3 के। तो कहा कि क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं रहे? क्या टीचर योग्य नहीं है क्या? तो पता लगा कि टीचर बहुत योग्य है, बहुत क्वालिफाइड है। पहले तो वो पूरा ग्रेजुएशन करके आते हैं, पूरा पढ़ के मेहनत करके, फिर उसके बाद ये बीएड डीएलएड करके आते हैं पूरी मेहनत के साथ, और उसके बाद में वो आके कोचिंग में आते हैं और कम से कम 8-10 महीने तक भयंकर गर्मी में बैठ के वो पढ़ाई करते हैं। चाहे कितनी गर्मी हो जाए, वो इस बात को गौण रखते हैं, प्राथमिक ये रखते हैं कि हमें पढ़ना है। फिर वो रूम पर जाते हैं, फिर वो पीजी में पढ़ाई करते हैं, पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं, और फिर जितने जो 10-15 लाख लोग एग्जाम देते हैं उनमें से निकल के ऊपर वाले 10,000 लोग क्रीम जो होते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं। इसका मतलब टीचर वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, ये तो मानना पड़ेगा। तो फिर का कारण क्या है? तो कहा कि कारण ये है कि बच्चों का फाउंडेशन कमजोर है, नींव कमजोर है। नींव का मतलब हो गया प्रारंभिक शिक्षा कमजोर है, मतलब 1 से 5वीं, 1 से 8वीं तक की नींव कमजोर है, वहां तक बच्चे कम पढ़ते हैं। जब आपकी फाउंडेशन कमजोर होगी, उसके ऊपर आप कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाओगे,
तो हमेशा ये डर रहेगा कि पता नहीं वो बिल्डिंग कब गिर जाए, हमेशा ये डर बना रहता है। तो कहा इसकी नींव मजबूत करनी है। तो उन प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों पर मॉनिटरिंग की गई तो पता लगा कि समस्या इनमें और कुछ नहीं है, टीचर पूरे हैं, स्कूलें पूरी है, बच्चे सब आ रहे हैं, रेगुलर हाजिरी हो रही है, टीचर भी रेगुलर हाजिरी दे रहा है, टीचर की भी कभी CL ही नहीं काटी जाती है, पूरे साल आता है, और टीचर भी पूरे हैं, पोस्टें भी कम नहीं है। लेकिन हो सकता है शायद मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो रही होगी, इसलिए टीचर ने सराह कर लगा रखा होगा कि भाई आज तू आ जा, कल वो आ जाएगा, परसों वो आ जाएगा। 5वीं तक की 8वीं तक की स्कूल में 2 3 4 5 स्टाफ होते हैं, आराम से अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। उनको पता लगा है, बैठता नहीं, ऐसा नहीं होता, वो तो रोजाना आते हैं। सरकार को ये पता लगा तो सरकार ने कहा उनकी मॉनिटरिंग करनी जरूरी है। तो 2016 की मैं आपको स्थिति बताऊं तो 2016 में स्थानीय स्तर पर प्रबंधन नहीं होता था, केवल जो निम्नतम लेवल था ना वो ब्लॉक लेवल था। और आपको पता है एक ब्लॉक में करीबन 250 के आसपास स्कूल होते हैं, मैं अनुमान से बता रहा हूँ, किसी में 350 भी हो जाएंगे तो किसी में थोड़े कम हो जाएंगे। एक ब्लॉक में 250 स्कूल होते हैं और ब्लॉक का मुखिया होता है BO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। 2016 में BO है। अब वो BO अपने ऑफिस में बैठता है और उसके बाद यदि वो रोजाना की एक स्कूल भी चेक करे तो 250 दिन मुश्किल से कार्य दिवस होते हैं, बाकी तो छुट्टियां रहती है। रोजाना की एक स्कूल चेक करे तो 1 साल में स्कूल का एक बार ही नंबर आता है, बाकी वो थोड़े बहुत रोते ही फिरेगा, कुछ अपने खुद के काम भी करेगा। भाई अपने ऑफिस में बैठ के कुछ काम तो करेगा ना, पूरे 1 साल पर वो घूमता ही थोड़ी रहेगा। और फिर टीचर ये सोच लेता है कि यार 1 साल में एक बार आना है, एक CL कट जाएगी, 15 मिलती है, भाई उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक एब्सेंट लग जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है। तो वो अपनी मस्ती में चलते रहते थे और मॉनिटरिंग होती नहीं थी। और आपको पता है स्कूलें बहुत नाडियों में, ढाणियों में, तालाबों में, वहाँ जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ स्कूलें बनी हुई थी, आराम से अपनी मस्ती से बैठे थे, मिड डे मील चल रहा था, मज़े से बैठे। फिर कहा इनकी मॉनिटरिंग जरूरी है। मॉनिटरिंग जरूरी है मतलब इनका डेली स्कूल में आना और पूरा प्रेजेंट रहना जरूरी है। जब एक टीचर पूरा डेली स्कूल में आएगा और प्रेजेंट रहेगा तो निश्चित रूप से वो पढ़ाएगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा। तब हमने कहा, सरकार ने कहा कि हम लोग एक पंचायत पर, जैसे ये ग्राम पंचायत है उसमें ये 4 गांव है, एक पंचायत पर एक सेंटर बनाएंगे, केंद्र मुख्यालय बनाएंगे जिसका नाम होगा PRC, पंचायत रिसोर्स सेंटर। क्या होगा? पंचायत रिसोर्स। इसका मतलब हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक ऑफिस खुलने जा रहा है जिसका नाम क्या है? PRC। और उस PRC का जो मुखिया होगा ना उसका नाम होगा PEO, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। बताओ, एलिमेंट्री एजुकेशन के स्कूलों की मॉनिटरिंग करने के लिए ही तो अधिकारी लगाया जा रहा है ना, और हर पंचायत के लिए लगाया जा रहा है, तो ये बन जाएगा PEO, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। अब आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताऊं, ये कहानी इधर ही रहने दो, इधर एक कहानी बताऊं। हमने एक योजना चलाई, उत्कृष्ट स्कूल योजना। कौन सी योजना चलाई है? और एक चलाई आदर्श स्कूल योजना। ये उत्कृष्ट स्कूल योजना थी क्लास 1 से 8 के लिए और आदर्श स्कूल योजना थी 9 से 12 के स्कूल के लिए। ये कहा कि एक ग्राम पंचायत में मान लो 1 से 8 तक के कुल 20 स्कूल है, हमने मान लिए, या 15 स्कूल है या 10 स्कूल है, उनमें से एक वह स्कूल जो सबसे अच्छा नामांकन है, सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, सबसे अच्छे उसके पास संसाधन है, उस स्कूल को हम लोग दर्जा दे देंगे उत्कृष्ट स्कूल का। किसका दे देंगे? उत्कृष्ट स्कूल का। मान लो ये स्कूलें हैं, ये सब जगह स्कूलें हैं, एक ग्राम पंचायत में हमने 4 गांव माने हैं उदाहरण के तौर पर, और ये स्कूल हैं, इनमें से एक स्कूल को हमने उत्कृष्ट स्कूल बना दिया और ये नोडल बन जाएगा पूरे का, संपूर्ण का। इसी प्रकार से हमने इस ग्राम पंचायत में मान लो हर गांव में एक सीनियर सेकेंडरी हो, या 2 गांवों के बीच में एक हो, या बिल्कुल भी नहीं है ग्राम पंचायत में एक भी, तो एक तो स्थापित करेंगे ही करेंगे। कम से कम एक पंचायत में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो होगा ही होगा। और उस सीनियर सेकेंडरी स्कूल को हम लोग क्या बना देंगे? आदर्श स्कूल बना देंगे। दर्जा किसका दे देंगे? आदर्श स्कूल का। तो स्कूलों के नाम के आगे लिखा गया आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। क्या सभी 12वीं तक के स्कूल आदर्श स्कूल होते हैं क्या? एक पंचायत में एक स्कूल होता है। अब वापस इस कहानी पर आओ, हमें ये ऑफिस बनाने थे। अब ऑफिस बनाएंगे तो भवन बनाना पड़ेगा, उसमें अधिकारी लगाएंगे तो उस अधिकारी अकेला ही थोड़ी होगा, झाड़ू वो थोड़ी निकालेगा, टाइपिंग वो थोड़ी करेगा, वो उसके लिए LDC, UDC, अकाउंटेंट कई लगाने पड़ेंगे, गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग के पास इतना ही तो पैसा है, पैसा तो खत्म हो जाएगा, बच्चों पर क्या खर्च करेंगे? इसलिए सरकार ने कहा
सरकार ने सर्वे किया तो पता लगा कि ये जो 12वीं तक का हर पंचायत में एक एक आदर्श स्कूल है ना, उस आदर्श स्कूल के पास गए और जाके कहा कि एक एक कमरा हमें दे दो। सरकार ने कहा एक एक कमरा चाहिए, तो उन्होंने कहा कमरे तो हमारे पास पहले से ही कम है। प्रिंसिपल ने कहा कमरे तो हमारे पास पहले से ही कम है। तो बोले ये तेरे वाले कमरे में और क्या है? बोले कुछ नहीं, मैं ही बैठता हूँ। बोले इसी कमरे में एक कुर्सी और लगा देंगे। भाई कमरे कम है तो ये कमरा तो पड़ा हुआ है ना, उसी कमरे में एक कुर्सी लगा देंगे। फिर अपने को दिक्कत आई कि चलो हमने सेंटर तो बना दिया, बाहर बोर्ड लगा दिया पंचायत रिसोर्स सेंटर स्कूल के ही, और वो कमरे में ऑफिस बन गया। लेकिन अब दिक्कत ये आई कि पीओ नहीं भर्ती करो, अधिकारी बनाओ। बोले भर्ती तो मास्टरों की पूरी नहीं हो रही है, 2-2 हज़ार की भर्ती निकल रही है, पीओ की भर्ती कैसे बना पाएंगे? और ग्राम पंचायत तो राजस्थान में लगभग 11,500, और केवल ग्राम पंचायत ही थोड़ी है, शहरों में स्कूलों की मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती है। तो शहरों में ऐसे कैचमेंट एरियाज बनाए गए और उनमें भी एक एक स्कूल को आदर्श स्कूल का दर्जा दिया गया। तो 7-8 हज़ार वो हो जाएंगे, तो ऐसे करके 20,000 अधिकारी लगाने पड़ेंगे, कितने कर्मचारी आएंगे? तो सरकार ने सोचा, दिमाग लगाया, सरकार ने वो जो उस स्कूल का प्रिंसिपल था ना, इस स्कूल के प्रिंसिपल को एक सील और दे दी और कहा कि तेरा एक नया दायित्व है। बोले क्या है? बोले तू आज से पीओ भी होगा। क्या होगा? पीओ। तू जब अपनी स्कूल के कागजात पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी स्कूल को संभालेगा, तब तो तू कहलाएगा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। और जब अपने ग्राम पंचायत की स्कूलों की मॉनिटरिंग करेगा और उनके कागजात पर हस्ताक्षर करेगा, तब तो कहलाएगा पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ये पद पदेन है। कैसा है? पदेन मतलब ये होता है कि एक पद प्राप्त होने पर स्वतः ही दूसरा पद मिल जाना। प्रिंसिपल की कुर्सी पर लिख दिया गया, प्रिंसिपल की कुर्सी पर नोट लगा के लिख दिया गया आदर्श स्कूल के प्रिंसिपल की कुर्सी पर कि इस कुर्सी पर जो बैठेगा वह अपने आप ही क्या बन जाएगा? पीओ बन जाएगा। मतलब पदेन हो जाएगा, पीओ बन जाएगा। अब मैं एक लाइन बोलूं आपके सामने, क्या सभी प्रिंसिपल पीओ होते हैं? क्या नहीं होते? अच्छा, सभी पीओ प्रिंसिपल होते हैं क्या? ये लाइन तो जम जाएगी ना। वही प्रिंसिपल पीओ होगा जो आदर्श स्कूल में प्रिंसिपल होगा। अब इसका मतलब ये स्कूल भी 12वीं तक है, ये स्कूल भी 12वीं तक है, ये स्कूल भी 12वीं तक है। ये तीनों प्रिंसिपल तो है लेकिन पीओ नहीं है। ये प्रिंसिपल के साथ में क्या है? पीओ भी है। मॉनिटरिंग अधिकारी नियुक्त हो गया। अब एक ग्राम पंचायत में 10-12 स्कूल होते हैं, पूरी ग्राम पंचायत में 10-12 स्कूल है। अब ये पीओ साहब इस स्कूल में रोजाना आते हैं, तो ये कोई ना कोई रास्ते से आते हैं ना, तो उस रास्ते में 6:45 बजे आते ही वो देख के आए गेट खुला कि नहीं खुला। गेट नहीं खुला तो तुरंत फोन करते हैं, एचएम साहब क्या हो गया? गेट नहीं खुला, ये लाल रेड लाइन ये लो। जाते वक्त किसी दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं और थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी निकल जाते हैं और देखते हैं कि 1 बजे से पहले गेट बंद कैसे हो गया। अच्छा, फिर दूसरी बात ये होती है, अधिकारी हो गया पूरे। अब जब पीओ साहब को जमता है ना, अच्छा इसको अलग पैसे दिए जाते हैं इस बात के, 10,000 रुपये और दिए जाते हैं साल के, ताकि वो पेट्रोल के और कागज पेंसिल के पैसे होते हैं, स्टेशनरी के पैसे होते हैं। अब उसको जमता है ना कि यार चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो ग्राम पंचायत कोई बड़ी तो होती नहीं है, 2-3 किलोमीटर अपनी स्कूटी स्टार्ट की और सीधा पहुंच गया उस स्कूल में। अब वहाँ जाएगा तो एक तो मॉनिटरिंग हो जाएगी और शर्म के मारे उनको चाय तो पिलानी पड़ेगी ना, तो वो चाय भी पिला देंगे और मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। अब उन्हें ये डर बना रहता है कि पता नहीं कब आ जाए, पता नहीं कब आ जाए। तो बताओ स्कूल में टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे? जब स्कूल में टिकेंगे तो पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? इसलिए हमने एक नया पोस्ट क्रिएट किया जिसका नाम क्या था? पीओ। और ये हमने किया था 2017 में। कब किया था? 2017। सेम इसी प्रकार से हमने शहरी क्षेत्रों में जो कैचमेंट एरिया बनाए थे, वहां का जो प्रिंसिपल था ना आदर्श स्कूल का, उसको हमने नाम दे दिया यूसीईओ। क्या नाम दिया? यूसीईओ। क्योंकि पंचायत तो कहाँ होती है? गाँव में होती है। अरे पंचायत तो गाँव में होती है ना। ये हो गया अर्बन क्लस्टर, अर्बन यानी शहरी, और ये एक संकुल अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। इसका मतलब यदि आप प्रिंसिपल है और गांव के आदर्श स्कूल में आपकी पोस्टिंग है तो आप हो जाएंगे पीओ। यदि शहर के आदर्श स्कूल में आपकी पोस्टिंग है तो आप क्या बन जाएंगे? यूसीओ बन जाएंगे ना। यही बात तो हमने पीओ और यूसीओ की समझनी थी, जिस बात को हमने समझा है। अब आप लोग देखिए, मैं यहां पर आता हूं वापस। देखो ये रैंक है, रैंक अलग है, मैंने रैंक बता दिया आपको। राज्य स्तर पर मुखिया निदेशालय होता है, मुखिया होता है, निदेशक वो आईएएस होता है। इसको छोड़ दो, अपने शिक्षा विभाग का नहीं है ये। फिर आपको पता है सबसे बड़ा प्रमोशन कौन सा होता है? एडी। लेकिन एडी की राजस्थान में 3 ही पोस्ट है, 2 निदेशालयों में बीकानेर, एक आरएससीआरटी उदयपुर में। आरएससीआरटी तो पढ़ चुके हो ना आप, और निदेशालय 2 है ना बीकानेर में। नहीं पढ़े आपने कभी? कहाँ पढ़े अभी?
अभी तो शुरू ही नहीं किया हमने। आप कह रहे हैं हाँ हाँ पढ़ ली। 2 निदेशालयों में बीकानेर है और 1 वहाँ है, इसलिए एडी तो 3 ही होते हैं, इसलिए एडी की पोस्ट को एक बार छोड़ दीजिए आप लोग। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जेडी। एडी के बाद जेडी आता है। जेडी को हमने प्रत्येक संभाग में 9 संभाग बना रखे हैं, तो 9 ऑफिस का मुखिया बना देंगे हम, और जेडी खुद जेडी कहलाएगा, मतलब संयुक्त निदेशक ही कहलाएगा। फिर जिला स्तर पर आएंगे। बताओ जेडी से नीचे रैंक में कौन है? डीडी। तो हम डीडी को किस पद का कार्यभार दे देंगे? सीडीओ। कौन से पद का कार्य? ये पद का नाम है कि जो सीडीओ कार्यालय का मुखिया होगा वो सीडीओ कहलाएगा। अब वो सरकार की मर्जी है कि इस पर बिठाए किसको, तो इस पर किसको बिठाती है? डीडी रैंक के व्यक्ति को बिठाती है। सीडीओ पोस्ट का नाम है, डीडी रैंक का नाम है। क्या सभी सीडीओ डीडी होते हैं क्या? क्यों नहीं होते हैं? सभी सीडीओ डीडी होते हैं। क्या सभी डीडी सीडीओ होते हैं क्या? यह आवश्यक नहीं है। ये डीडी के लिए और भी राजस्थान में कई जगह पोस्टें स्वीकृत है। डीडी यदि निदेशालय में जाएगा तो कुछ और नाम से जाना जाएगा। डीडी की पोस्टिंग यदि आरएससीआरटी उदयपुर में होगी तो और नाम से होगी, पोस्ट दूसरी संभालेगा, और यहां आएगा तो वो क्या संभालेगा? सीडीओ की संभालेगा। इस डीडी से नीचे आता है डीओ। डीओ को हमने दे दिया ब्लॉक लेवल, कि प्रत्येक ब्लॉक का एक क्या बन जाएगा? मुखिया बन जाएगा। और मुखिया का नाम होता है सीबीओ। सीबीओ पद का नाम है, प्रमोशन नहीं है सीबीओ। प्रमोशन तो क्या है? डीओ। अब डीओ रैंक के व्यक्ति को हम दायित्व कौन सा दे देंगे? सीबीओ। आपने कई बार सुना है कि सीबीओ साहब आ रहे हैं, कई बार उसी को कहते हैं डीओ साहब आ रहे हैं। इसका मतलब वो रैंक तो उसकी क्या है? डीओ, और पद कौन सा है उसके पास? सीबीओ। फिर उसके बाद हम नीचे आए स्थानीय स्तर पर। डीओ से नीचे कौन होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हमने क्या बना दिया? ग्रामीण क्षेत्र है तो पीओ, और शहरी क्षेत्र है तो यूसीओ। यहां यदि आप चाहो तो ये लिख लो भले, ग्रामीण ऑब्लिक शहरी, बस इतने से काम हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में तो कौन है? पीओ, और शहरी क्षेत्र में हो गया यूसी। बताओ शिक्षा का प्रबंधन समझ में आया ना? प्रिदर से सिनेरियो समझ में आया ना? हम लोग कैसे कैसे बैठे होते हैं, क्या होता है, किस प्रकार की होती है। अच्छा, ये जो सीडीओ साहब है ना, ये पोस्ट अभी आए हैं, ये सीडीओ की पोस्ट नहीं नियुक्त हुई है 2018 में, तो इनके पास इतने ज़्यादा दायित्व नहीं है, इसलिए सीडीओ साहब बार बार स्कूलों को चेक करने के लिए आते हैं, और हम कहते हैं सीडीओ आ रहे हैं। कई बार वही व्यक्ति कह देता है जो थोड़ा बहुत जानता है, बोले डीडी साहब आ रहे हैं, तो फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है अपने स्कूल में मास्टरों के बीच में। बोले नहीं सीडीओ आ रहे हैं, दूसरा कहता है नहीं डीडी आ रहा है। एक कहेगा नहीं सीडीओ था, दूसरा कह रहा है नहीं डीडी था। अब उनको कौन समझाए कि डीडी एक रैंक है और सीडीओ एक क्या है? क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट उनके सिलेबस में नहीं था, इसलिए उन्होंने पढ़ा नहीं है। केवल आप तो जान के जाएंगे कि सीडीओ क्या होता है, डीडी क्या होता है, वो नहीं जान रहे हैं। जो पुराने मास्टर हैं वो नहीं जान रहे हैं। पिछले दिनों हमारे जो डीओ थे वो डीडी बने थे, इसलिए हमने उनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया था सीबीओ कार्यालय में, क्योंकि वो सीबीओ थे, सीबीओ की पोस्ट को संभाल रहे थे। तो मैं बता रहा था, मैंने कहा डीओ से डीडी बने, आप इसी तरह से आप प्रमोशन लेते जाएं, आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं सभी मिलकर, और आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाइयाँ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सीडीओ बनकर आएँ। उतने में पीछे से अधिकारी जी खड़े हुए, अधिकारी जी मतलब कोई प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा सर पहले नॉलेज लेके आओ और फिर बोलो। मैंने कहा कैसे? कहा कैसे क्या? ये सीडीओ बने हैं। मैंने कहा कहाँ बने हैं सीडीओ? बोले नहीं नहीं ये सीडीओ ही तो बने हैं, सीबीओ थे पहले सीडीओ बन गए। मैंने कहा पहले सीडीओ नहीं, सीबीओ नहीं थे, इनसे पूछो, ये पहले डीओ थे। इनको जिम्मेदारी दे रखी थी हमने किसकी? हो सकता है इनको हम निदेशालय में बुला लें, हो सकता है इनको दूसरी जगह पोस्टिंग दे दें तो सीबीओ का कार्यभार नहीं थे, और अब हो सकता है ये डीडी बन गए तो इनको हम दूसरी जगह ले जाकर बिठाते हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको क्या मिल जाए? सीडीओ मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि विभाग में ज़्यादा किसी को ज़्यादा पता नहीं होगा, उसी को पता होगा जो स्कूल मैनेजमेंट पढ़ के जाएगा। तो कईयों को ये अभी इसमें उलझे रहते हैं, रोजाना लड़ाई होती है कि सीबीओ आए थे, डीओ नहीं आए थे, नहीं नहीं डीओ नहीं आए थे, नहीं सीबीओ आए थे। अरे ये एक पद का नाम है, क्या है? पद, और ये क्या है? रैंक्स। ध्यान रह जाएगी ना आपको, तो आप तो जाके पूरा खूंटा रोप देना भले, है ना, पूरा कंप्लीट खूंटा रोप देना कि नहीं ये यही होता है, ये यही होता है, बस उसको यही है। अभी का ढांचा यही चल रहा है वर्तमान का। डीडी कैसे बनते हैं? डीडी प्रमोशन से बनते हैं। डीओ से प्रमोशन होता है वो बनते हैं डीडी। डीओ से प्रमोट होते हैं तो वो अपने आप क्या बन जाते हैं? डी। देखो 2 जगह काम आ जाएगी, एग्जाम पास कर लोगे आराम से।
एक तो एग्जाम पास हो जाएगा और एक आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे ये चीज़ें। अभी प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे करेंगे? जैसे मान लो आप कोई त्योहार पर घर गए हुए हो, चारों ओर के लोग बैठे हैं, वहाँ 2-4 मास्टर तो मिल ही जाएंगे, घर घर में मास्टर हो गए। अच्छा, मास्टर क्या होते हैं कि मास्टर होते हैं तो वो सामान्य व्यक्ति से भी बात करेंगे तो ऐसी 2-4 बातें तो फेंकेंगे। वो डीओ आए थे, मैंने सीबीओ को कहा, मैंने सीडीओ को कहा, उनको भी ज़्यादा पता नहीं है कि है कौन है, लेकिन वो 2-4 5-4 बातें तो आपके सामने फेंकेंगे। तो वो जो आसपास के लोग बैठे होंगे ना, वो एक बार उसकी ओर देखेंगे, एक बार आपकी ओर देखेंगे कि देखो ये देखो कितना योग्य है, और ये देखो बेरोजगार है, कुछ नहीं जान रहा है, चुपचाप बेटा खिचड़ी भी ढंग से नहीं खा रहा है। होली दीपावली पर दिक्कत रहती है। अब आपको चिंता नहीं करनी है, 5-7 लोग बैठे होने, किसी का फोन आए तो ठीक है, नहीं आए ना तो भी अपने फ़ोन को कान के लगाए कर लेना। वो मैंने वो सीरीज़ तो पूरी याद कर ली है, लेकिन यार एक सीडीओ का आदेश देखा, यार ये हो सकता है यार, इसमें ना सीबीओ आता तो है लेकिन वो क्या है कि डीओ नहीं होता है, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे पीओ और यूसी और 5-7 नाम फेंक से। अरे उन लोगों को लगेगा यार छोरा पढ़ रहा है आजकल, इसको पता है। अच्छा, वहाँ जो गुरुजी बैठे होंगे ना उनको भी पूरा पता नहीं होगा, इसलिए उनको लगेगा यार ये ज़्यादा जानता है, इसलिए वो उसके बाद सीबीओ डीओ डीडी कुछ नहीं कहेगा आपको, क्योंकि उनको ही इतना ही पता है। खैर, अपने को पूरा पता होना चाहिए इसका। हो गया ये क्लियर? मैंने आपको ये कहानी समझाई दी है कि पीओ कैसे बनाए। अब आगे बढ़िए, अब मैं उनकी बात को आगे लेता हूँ। आज वाला कहाँ गया बेटा? ये रहा। ये तो हो गया था ना। अब मैं एक अलग कहानी सुनाता हूँ आपको। ये कहानी को यहीं ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप मतलब ख़त्म नहीं करनी है, जैसे मूवी में होता है ना 2 फिल्म कहानियाँ एक साथ चलती है, वैसे अब दूसरी सुनाता हूँ, फिर दोनों को मिलाते हैं हम एक साथ। एक सवाल पूछ लूँ क्या आपसे? देखो, मेरा सवाल पूछने का तरीका अभी बता देता हूँ। मैं आपको कम से कम 40-50 सवाल पूछने वाला हूँ पूरे सिलेबस में। पूछने का तरीका है कि मैं सवाल ऑप्शन लिख दूंगा, सवाल बोल दूंगा, फेंक कर जवाब नहीं देना है। और ना अपने स्कूली जीवन की तरह सर 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 मैं बताऊं, नहीं, मैं ऑप्शन पे सहमति पे हाथ खड़ा करवाऊंगा कि ए पे कौन है, बी पे कौन है, सी पे कौन है और डी पे, लेकिन तुक्का सबको लगाना है। ऐसे बेटा नहीं रह जाना है कि मैं देख रहा हूं ये क्या करते हैं, देखें, तुक्का सबको ही लगाना है, शामिल सबको ही होना है। तुक्का लगाना है, तड़का नहीं लगाना है। सोच लो आराम से, सोच समझना है, पहले नहीं जवाब देना। पहले जवाब देगा उसके साथ पता है क्या किया जाएगा? जो फेंक कर जवाब देगा उसके साथ करके मैं ऐसे डांटने को फटकारूंगा नहीं, लेकिन उसको थोड़ी सी बेइज्जती करूंगा खड़ा करके। शर्म नहीं आती तुझे? राम निकल गया तेरा, तुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, ये वो, ऐसी बातें कहूंगा। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य होता है, कौन है? नहीं रुका जा रहा। तैयार है? प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य होता है ऑप्शन ए। हाथ खड़ा करो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, 10-15 लोग हैं। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, बहुत। ऑप्शन सी, सी में भी है 4 लोग। ऑप्शन डी कोई नहीं है, यहाँ हो गए शेष। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि ये सारे ने यही बताया। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, उत्तर नहीं, उत्तर तो आप ही बताएंगे। हैं? तुझे क्या लग रहा है कि तू जहाँ बैठ रहा है वहाँ मैं बैठता नहीं था पहले? नहीं यार, ये लो। अब मैंने एक सवाल लिखा है, माध्यमिक शिक्षा का तात्पर्य होता है, माध्यमिक शिक्षा का तात्पर्य होता है, सोच लो आराम से। ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो।
ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन बी वाले हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी वाले हाथ खड़े करो। ठीक है। ऑप्शन डी, एक आदमी। अब देखना ध्यान से, राजस्थान में 2 शिक्षा विभाग है। स्कूल शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो शिक्षा विभाग कई है, केवल किसकी बात कर रहा हूं? स्कूल शिक्षा की। एक शिक्षा विभाग का नाम है प्रारंभिक शिक्षा। क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा विभाग। प्रारंभिक शिक्षा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्री, प्राइमरी नहीं बोलते हैं, प्राइमरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, एलिमेंट्री एजुकेशन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईई। ये ध्यान रखना, ये पहला होमवर्क आपके लिए। ईई का मतलब क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री एजुकेशन। एक अपने यहाँ पर शिक्षा होता, अच्छा एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, क्लास 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। एक अपने पास होता है माध्यमिक शिक्षा विभाग। कौन सा होता है? माध्यमिक शिक्षा विभाग। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एजुकेशन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एजुकेशन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसई। ये आपका दूसरा होमवर्क। एसई का मतलब होता है सेकेंडरी एजुकेशन। और सेकेंडरी एजुकेशन में हम लोग सम्मिलित करते हैं क्लास 9 से लेकर 12। ध्यान रह गया? देखो, क्लास 1 से 8 एलिमेंट्री एजुकेशन, क्लास 9 से 12 सेकेंडरी एजुकेशन। जब भी आपके सामने ई लिखा हुआ 1 से 8, जब भी आपके सामने एस ई लिखा हुआ 9 से 12, इस शिक्षा को हम लोग प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमने 2 प्रकार के स्कूल बना रखे हैं। एक स्कूल होते हैं 1 से 5, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, पीएस मतलब प्राथमिक स्कूल, और दूसरी स्कूल को हम लोग बोलते हैं यूपीएस, अपर प्राइमरी स्कूल मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8। ये 1 से 5, ये 6 से 8। इस शिक्षा को हम बालकों तक पहुंचाने के लिए हमने 2 प्रकार के स्कूल बना रखे हैं। एक हमने बना रखे हैं माध्यमिक स्कूल मतलब सेकेंडरी स्कूल, वो होते हैं 9 से 10 के, और दूसरे स्कूल हमने बना रखे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो होते हैं 11 से 12 के। वर्तमान में हमने माध्यमिक शिक्षा का माध्यमिक स्कूल का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है, सारे के सारे उच्च माध्यमिक हो गए। स्कूल अलग बात है, शिक्षा अलग बात है, ध्यान रखना। शिक्षा की जब बात करेगा ना, स्कूल एजुकेशन, ये सेकेंडरी एजुकेशन की बात करेगा तो कहां से कहां तक होती है? 9 से 12 तक। अच्छा, 2 विभाग होते हैं। क्या होते हैं? 2 विभाग। विभाग तो समझते हैं क्या आप थोड़ा बहुत? विभाग क्या होता है? नहीं समझते हैं। अब मुझे सचिवालय पर आना पड़ेगा विभाग समझाने के लिए। अच्छा, आपने ये तो सुना है क्या कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और उसके बाद में उसमें 3 सूचियां रखी। एक कौन सी? एक कौन सी? दूसरी? तीसरी? अच्छा, राज्य संघ सूची कौन सी होती है? अच्छा, जो कुलदीप जी बताते हैं, है ना? अच्छा, राज्य सूची और संघ समवर्ती सूची, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब इससे है कि इनमें सब्जेक्ट होते हैं कि इनमें विषय। आपने अनुमान से बता दो मुझे तो कि संघ सूची में कितने विषय होते हैं, अनुमान से बता दो। संघ सूची में लगभग वर्तमान में भारत में 100 विषय है। कितने विषय? 100 विषय। विषय का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल विज्ञान, ये राजनीति विज्ञान, इतिहास, ये भौतिक, ये विषय। जैसे मान लो शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, खनिज, पशुपालन, ये विभाग है। ये क्या है? विभाग। ये विषय है, ये सब्जेक्ट है। जितने सूची में जितने विषय होते हैं ना, उस विषय के प्रत्येक विषय का एक विभाग स्थापित किया जाता है सरकार द्वारा, एक मंत्रालय स्थापित किया जाता है। क्या स्थापित किया जाता है? मंत्रालय, एक विभाग। उस विभाग का काम होता है कि उस सब्जेक्ट से संबंधित देश में या राज्य में विकास करना, और विकास करेगा तो उत्तरदायित्व उसके पास होंगे, उत्तरदायित्व होंगे तो उसके पास शक्तियां भी
होगी, मतलब उत्तरदायित्व प्रदान करना। जैसे संघ सूची में जितने विषय हैं ना, अब केंद्र सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि उन विषयों का डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी उसकी है। राज्य सूची में जितने विषय, मान लो राज्य सूची में 50 विषय हैं, तो उन 50 सब्जेक्ट्स की डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। और समवर्ती सूची में है तो दोनों मिलकर करेंगे। दोनों क्या करेंगे? मिलकर करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब मैं राजस्थान पर आऊं तो मान लो राजस्थान एक तो उन विषयों के लिए विभाग बनाएगा जो राज्य सूची में है, और दूसरे उनके लिए बनाएगा जो समवर्ती सूची में, अब मुझे एक बात बताओ, विभाग बनाने का मतलब होता है कि राजस्थान में जो सभी विभाग है ना, जितने विभाग बने हुए हैं, प्रत्येक विभाग का एक मुखिया बनाना। और प्रत्येक विभाग के 2 मुखिया होते हैं, एक नहीं होते हैं। एक मुखिया होता है राजनीतिक और एक मुखिया होता है प्रशासनिक। राजनीतिक मुखिया मंत्री होता है और प्रशासनिक मुखिया वो सचिव होता है। कौन होता है? सचिव। ध्यान दे जाएगा, राजनीतिक मुखिया तो मंत्री होता है, बड़ा मुखिया तो वही होता है, उसके अधीन काम करता है प्रशासनिक मुखिया, जो एक सचिव होता है, एक आईएएस होता है। राजस्थान में जितने भी विभाग है ना, उन सब का हेड ऑफिस जो है वो सब है सचिवालय में। कहाँ है सचिवालय? कहाँ है? जयपुर में। सचिवालय यदि आप कभी देखने जाओ तो उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। प्रत्येक कमरे पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ऊर्जा मंत्री, उसके पास होगा ऊर्जा सचिव, शिक्षा मंत्री शिक्षा सचिव, कृषि मंत्री कृषि सचिव। समझ गए ना आप लोग? मतलब प्रत्येक के हेड का वहां, अच्छा वहां नीतियां बनती है उस विभाग से संबंधित, पॉलिसी बनने का काम होता है, प्रशासन का काम होता है। वो नीतियां बन जाती है ना, फिर उन नीतियों को धरातल तक उतारना होता है। और धरातल तक उतारने के लिए हम लोग अलग अलग लेवल पर प्रबंधन के ऑफिस बनाते हैं। आपको पता है शिक्षा की जो नीतियां बनती है ना, वो सचिवालय में बनती है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव बैठकर बनाते हैं। और उन नीतियों को लागू करने के लिए हमने 5 स्तर पर मैनेजमेंट ऑफिस खोल रखे हैं। और सबसे ऊपर होता है निदेशालय, वो जयपुर से बना के नीति भेज देते हैं बीकानेर। और बीकानेर निदेशालय में निदेशक जो होता है वो हेड ऑफिस राज्य स्तर का होता है। फिर वो संभाग तक लाता है, संभाग वाले जिला तक लाते हैं, जिला वाले ब्लॉक तक, और ब्लॉक वाले स्थानीय तक। इस तरह से उन नीतियों को लागू किया जाता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? अब देखो वहां पर जो होते हैं ना, एक तो मंत्री और एक सचिव। मंत्री तो आप समझते हैं कौन होते हैं? कौन होते हैं? विधायक। जो विधानसभा का सदस्य है, हर विधानसभा का सदस्य मंत्री नहीं होता है। जो विधानसभा का सदस्य है उनमें से जो पार्टी सत्ता में है, उस सत्ता की पार्टी के कुछ लोग उनके मुखिया बनाए जाते हैं। इसका मतलब हर विधायक मंत्री नहीं होता है। मंत्री तो केवल 30% कितने होते हैं? 15% ही होते हैं। इसका मतलब 30 ही तो होते हैं मंत्री तो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास मंत्री तो कम होते हैं और विभाग ज्यादा होते हैं। इसलिए एक मंत्री को हम 4-5 विभाग सौंप देते हैं कि उनकी जिम्मेदारी तेरी है। ऐसा ही हमारे सचिवों के साथ होता है। सचिव एक आईएएस होता है। कौन होता है? आईएएस। आईएएस राज्य के कर्मचारी नहीं होते हैं, सेंटर के होते हैं। केंद्र सरकार उनकी भर्ती करवाती है और केंद्र सरकार के ही होते हैं, वेल टैलेंटेड होते हैं। इसलिए राज्य केंद्र से उधार लेकर आते हैं कि हमें इतने आईएएस चाहिए, तो वो शर्तों पर देते हैं कि इतनी तनख्वाह लेंगे हमारे आईएएस, इतनी सुविधा लेंगे, और ज़्यादा चूं चपट करने की जरूरत नहीं। और ध्यान रखना, तेरे हाथ में इनके लिए कुछ शक्तियां नहीं है। तू ना इनको सस्पेंड करेगा, ना इनको टर्मिनेट करेगा, बर्खास्त करेगा। तेरे हाथ में कुछ नहीं, तेरे हाथ में केवल और केवल ट्रांसफर है। इनका ट्रांसफर कर सकता है, और वो भी अपने राज्य में ही। दूसरे राज्य में तो नहीं भेज सकता है, अपने राज्य में ट्रांसफर कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। अभी जिन्होंने सवाल पूछा था, एक जो व्यक्ति होता है ना, जो आईएएस बनता है, उसको सबसे छोटी पोस्ट होती है ना, वो कलेक्टर की होती है। एक जिले का मालिक होता है, सबसे छोटी पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, और वो क्या होता है? कलेक्टर होता है। अपने को तो लगता नहीं है कलेक्टर कितना पावरफुल है। कई बार हम बातों ही बातों में नहीं कहते हैं तू वो कौन सा कलेक्टर है, तो तू कहीं कलेक्टर है, तो इसका मतलब हो गया कलेक्टर तो कितना पावरफुल होता होगा। कलेक्टर का जब पहला प्रमोशन होता है, जैसे आपका होगा, वैसे जब कलेक्टर का जब पहला प्रमोशन होता है तब वो बनता है आयुक्त। क्या बनता है? आयुक्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं कमिश्नर। इसको एक जिला देते हैं और इसको एक संभाग देते हैं। ये एक संभाग का कलेक्टर होता है, इसलिए आपने नाम सुना होगा संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त, इसका जब प्रमोशन होता है ना आगे 4-5 साल तक अनुभव लेने के बाद, तब वो बनता है शासन सचिव। क्या बनता है? शासन सचिव। इसको भेजा जाता है सचिवालय में।
शासन सचिव कहाँ जाएगा? इनको सचिवालय में जाने के लिए जैसे आप पास बनाते हैं ना वहाँ, वैसे इनको भी पास बनाना पड़ता है, नहीं तो सचिवालय में प्रवेश नहीं होता है। सचिवालय जो होता है ना, सचिवालय, वो जो सचिवालय है वो ही नीतियाँ बनाता है, वहाँ सबका ऑफिस होता है। शासन सचिव का जब प्रमोशन होता है तब वो बनता है प्रमुख शासन सचिव। क्या बनता है? नींद आ रही है कि चलता रहूं आगे? अच्छा, प्रमुख शासन सचिव जो इसका प्रमोशन होगा ना, तब वो बनेगा अतिरिक्त मुख्य सचिव। क्या बनेगा? अतिरिक्त मुख्य सचिव। और अतिरिक्त मुख्य सचिव का जब प्रमोशन होता है तब वो बनता है मुख्य सचिव। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसको बोलते हैं चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसको बोलते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और इसको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। समझ गए मेरी बात? ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग सचिवालय में होते हैं। अब सचिवालय में शासन सचिव होता है ना, ये सबसे छोटा अधिकारी है। जब यहाँ वाले लोग कोई भी उनके पास से गुजरते हैं तो शासन सचिव खड़ा होकर कहता है, सर नमस्कार, आइए सर, क्या कह रहे थे? समझ रहे हैं बात को? जबकि कलेक्टर से कितना ऊपर है, कलेक्टर से 2 पायदान ऊपर है ये। कलेक्टर अपने आप में कितना बड़ा होता, ये कितना पावरफुल होता होगा। अब आप, इनके पास बहुत पावर होता है, वास्तविक बात है कि इनके पास पावर होता है। क्या बिगाड़ लोगे इनका? तुम क्या करोगे? राज्य सरकार क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर। अब सोचो, ट्रांसफर करेगी तो कैसे करेगी? सचिव बनने के बाद ऊर्जा सचिव यहां से ट्रांसफर किया तो वो कृषि सचिव बन जाएगा, इस कमरे से उठाकर इस कमरे से। कृषि सचिव से आपने ट्रांसफर कर दिया तो शिक्षा सचिव बन जाएगा, इस कमरे से उस कमरे में। इससे ज्यादा आपके पास कुछ हाथ में नहीं है। और मेरा तो देखा हुआ है, अपने निरंजन आर्य साहब ACS थे, बाद में वो CS बन के हुए थे रिटायर, यहीं के नज़दीक है निरंजन आर्य साहब। तो उस समय में किसी काम से उनका चेंबर जो था ना ACS का सचिवालय में, चेंबर बहुत बड़ा होता है, अपनी तरह नहीं होता कि इधर से निकल के यूँ निकल के घुस के इसमें आ गए, नहीं नहीं, चेंबर बहुत बड़ा चेंबर था, बहुत बड़ी टेबल लगी होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई राजा बैठा है। अच्छा, वो हम भी कहीं साइड में कोने में चुपचाप खड़े थे यूँ सावधान। उधर से एक विधायक साहब आए। कौन आए? जिनके पीछे हम लोग नारे लगवाते हैं ना, और जब वो मिलते हैं तो एक सेल्फी मिल जाए तो मज़ा हो जाए। वो विधायक साहब आए, जानता हूँ मैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे लगता था पता नहीं कितने पावरफुल लोग हैं। जब आए तो पूछ के आए, मैं आई कम इन सर? उन्होंने कहा हाँ। देखा नहीं उनकी ओर, बोलो। नीचे वो कुछ काम कर रहे थे अपने, बोलो बोलो। बोले सर ये थोड़े ट्रांसफ़र थे, देख लेते। ठीक है, रख दो यहाँ, जाओ। ये वास्तविकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि उस विभाग का मुखिया एक मंत्री होता है, राजनीतिक मुखिया, और प्रशासनिक मुखिया एक सचिव होता है। इनमें से किसी भी रैंक का हो सकता है, ये रैंक है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके सींग अड़ेंगे। सींग अड़ते हैं ना, जब 2 मुखिया होते हैं तो सींग अड़ते हैं कि नहीं अड़ते हैं? लड़ाई होगी तो दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर थोड़े दिनों में जो ज़्यादा लड़ाई होती है, ये पावरफुल होते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुँचे होते हैं, तो मंत्री जी का ही ट्रांसफ़र हो जाता है, या मंत्री बनते ही नहीं। मंत्रिमंडल कई बार चेंज होता रहता है ना, कई कारण ये भी होते हैं। अच्छा, इसके पास अनुभव कम होता है इसलिए इसको एक ही विभाग का मुखिया बनाया जाता है। इसके पास अनुभव ज़्यादा है इसलिए 2-3 विभाग दे दिए जाते हैं। इसके पास अनुभव और ज़्यादा होता है इसलिए इसको 5-7 विभाग दे दिए जाते हैं। इन 3 में से किसी एक रैंक का व्यक्ति जिसको शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है वो कहलाएगा शिक्षा सचिव। क्या कहलाएगा? शिक्षा सचिव। और ये जो होता है ना मुख्य सचिव, ये सभी विभागों का मुखिया होता है। जितने अपने राज्य में विभाग है ना, उन सब का प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव होता है, और उन सब का राजनीतिक मुखिया CM होता है। राजनीतिक मुखिया कौन होता है? CM। इसका मतलब CM राजनीतिक मुखिया अपने लेवल का, जिसमें अपनी चलती है, उसी को क्या लेकर आएगा, वो SCS के रूप में नियुक्त करेगा। आपको CS के रूप में आपको पता है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल जी। भूल थोड़े रहे हैं आप, याद है ना आपको। और CS कौन है? श्री सुधांशु पंत है कि नहीं, वो मुख्य सचिव। लेकिन आपने यहीं तक पता है, आपने ये नहीं पता है कि ये शिक्षा का सचिव वर्तमान में किसको बनाया गया। शिक्षा का मंत्री तो बताया गया आपको, श्रीमान मदन दिलावर। और शिक्षा सचिव कौन है? वेरी गुड, शिक्षा सचिव वर्तमान में है कृष्ण कुणाल। कौन है? कृष्ण कुणाल। अच्छा, कृष्ण कुणाल जो है ना वो शासन सचिव रैंक के हैं। ये रैंक है, इनमें से किसी भी एक रैंक के अधिकारी को बना सकते हैं। इससे पहले थे श्री नवीन जैन शिक्षा के सचिव। तो वर्तमान में शिक्षा के सचिव कौन है?
खैर इतनी बात कहनी थी, यहाँ ज़्यादा बात नहीं करनी थी, बात यहाँ करनी है। ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सी है? ये क्लास 9 से। अब देखिए, जितना अंतर ऊर्जा विभाग और कृषि विभाग में है, उतना ही अंतर प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग में। ये दोनों अलग अलग विषय हैं अपने। प्रारंभिक शिक्षा अलग विषय है और माध्यमिक शिक्षा अलग विषय है। इसका मतलब इसका विभाग और मंत्रालय अलग होगा, इसका विभाग और मंत्रालय अलग होगा। क्या आपकी स्कूल में ऊर्जा मंत्री आ जाए, आके आपको नोटिस दे सकता है क्या? उसी प्रकार से आपकी स्कूल यदि प्रारंभिक शिक्षा की है 1 से 8 तक है, और यदि उसमें माध्यमिक शिक्षा का मंत्री आ जाए तो आके आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं। पावर मिलते हैं उत्तरदायित्व के पीछे, उसके पास कोई उत्तरदायित्व नहीं है। दोनों अलग अलग है। जब मंत्री अलग होंगे, मंत्रालय अलग होगा, तो सारे निदेशालय भी अलग, संभाग पर भी अलग, जिला पर भी अलग, ब्लॉक पर भी अलग, स्थानीय पर भी अलग, और स्कूलें भी अलग। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अपनी स्कूलें अलग अलग चल रही है। स्कूल दिखती है आपको 1 से 8, लेकिन एक घर में 2 भाई न्यारे न्यारे कैसे होते हैं, वैसे स्कूलें चल रही है। प्रारंभिक शिक्षा की है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की है। लेकिन व्यवहार में अपने पास मंत्रियों की संख्या कम होती है, इसलिए हम मंत्री दोनों का एक को ही बना देते हैं। लेकिन उसके पास सील 2 होती है, एक प्रारंभिक शिक्षा का मंत्री और एक माध्यमिक शिक्षा। सचिव भी अपने पास कम होते हैं, इसलिए हम लोग सचिव भी एक को ही बना देते हैं, शिक्षा सचिव भी। दोनों को एक ही संभालेगा, लेकिन उसके पास सील भी अलग अलग होगी। लेकिन बाकी सब लोग अलग अलग है। नीचे प्रबंधन जितना भी हो रहा है ना, मैनेजमेंट, वो सब अलग अलग है। अब आप सोच के देखो, कोई एक डायरेक्टर आएगा, निदेशक, और वो है प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक। वो प्रारंभिक शिक्षा का निदेशक है और आपकी स्कूल में जांच करने के लिए आया, और आप है माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक, मतलब 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड। आप कुर्सी पर बैठे हैं आराम से, वो आके कहेगा कि मैं निदेशक हूँ। बोले हाँ साहब, कौन से हो? तो वो कहेगा मैं एलिमेंट्री हूँ। एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक हूँ। तो कहेगा ठीक है, आगे जाओ, यहाँ चौधर मत करो, प्रारंभिक वाले में जाओ। यही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसके पास क्या पावर होगा। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा का शिक्षक बैठा और माध्यमिक शिक्षा का निदेशक आ गया, तो वही बात कहेगा, उसको सेम ही कहेगा। प्रारंभिक शिक्षा का कोई बच्चा स्कूल में घूम रहा है, स्कूल से निकल गया, उसके दिमाग में गाँव में घूम के आते हैं, वो गाँव में चला गया, 5वीं क्लास का बच्चा है, 6वीं क्लास का बच्चा है, कुत्तों के पीछे पत्थर फेंक रहा है, आराम से मस्ती से घूम रहा है। वहां माध्यमिक शिक्षा का शिक्षक गया, मतलब या तो 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड, वहां से निकला तो उसको देखा कि अपने स्कूल का बच्चा है। उसने कहा ए क्या क्यों घूम रहा है, चल स्कूल। बोले गुरुजी अपने वालों को संभालो, वहां जाओ, मुझे संभालने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना अंतर है, इतना अंतर होता है प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में। मॉनिटरिंग से लेकर, पढ़ाई से लेकर, 2nd ग्रेड का टीचर बन गया, मैथमेटिक्स से बना, 2 क्लास ले ली 9th और 10th की, आराम से बैठा है। 6, 7, 8 का साइंस मैथ का पोस्ट खाली है उस स्कूल में। उसको कहेंगे क्लास ले ले, बोले क्यों ले लो, तनख्वाह देते हो गया। पेमेंट कौन दे रहा है? माध्यमिक शिक्षा विभाग। अधिकारी कर्मचारी किसका है? माध्यमिक शिक्षा विभाग। इतना अंतर होता है। 4 कमरे इसके, 4 कमरे इसके, बांटा रहता है। अच्छा, ये मामला MHRD तक पहुंचा। अब बताओ, एक स्कूल की मॉनिटरिंग करने के लिए 2 अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? एक साथ दोनों जाएंगे तब जाके मॉनिटरिंग हो पाएगी। अपना शिक्षा विभाग है, किसका? भारत का। उस शिक्षा विभाग का नाम है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक दिन क्रोध आया, गुस्सा आया। उसने कहा दिमाग खराब कर रखा है, ये क्या लगा रखा है तू प्रारंभिक है, तू माध्यमिक है, मतलब मैं तेरी मॉनिटरिंग नहीं करूंगा, तू नहीं कर सकता है, तू मेरी जांच नहीं कर सकता है, तू मुझे देख नहीं सकता है, ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता, इधर नहीं पढ़ाऊंगा, वो नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। और उसने क्रोध ही क्रोध में, और वो जो क्रोध आया था ना, वो आया था इसको इस तारीख को, 8 अगस्त 2018 को। और 8 अगस्त 2018 को उसने एक योजना शुरू कर दी, और उस योजना का नाम था एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति। ये योजना है भाई। क्या नाम है योजना का? बोलो देखे एक बार। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति कब शुरू हुई है? किसने शुरू की है? MHRD ने। और इस पद्धति के तहत इसने प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों का एकीकरण कर दिया। क्या कर दिया? इंटीग्रेट करना। अच्छा, इंटीग्रेशन अलग होता है, मिक्सर अलग होता है।
मिश्रण अलग होता है, एकीकरण अलग होता है, दोनों में अंतर है। आपको पता है राजस्थान का एकीकरण हुआ है, मिक्स करने में, मतलब मिलाने में, और एकीकरण इंटीग्रेट करने में बहुत अंतर होता है। जैसे मान लो मेरे पास है ना, मेरे पास क्या है, पानी तो मिश्रित हो जाएगा, पानी से काम नहीं, नमकीन ठीक रहती है, दोनों यूज आ जाएगी। हाँ, मान लो मेरे पास एक भुजिया की पैकेट है और एक मेरे पास है मूंग दाल की पैकेट, यही आती है ज़्यादा काम, या तो मूंग दाल या भुजिया। हाँ, मेरे पास एक भुजिया की पैकेट है या फिर मेरे पास मूंग दाल की पैकेट है, दो है होगी। अब मैंने एक प्लेट ली, उस प्लेट में मैंने दोनों को खोल कर डाल दिया और डाल के अच्छे से हिला लिया, अच्छे से हिला के मिला के, और फिर सामने परोसा। मैंने कहा अब लो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने उस नमकीन का मिश्रण किया है, एकीकरण नहीं किया है, वो एकीकरण नहीं है। मैंने एक तरफ उस प्लेट में भुजिया रख दिया और एक तरफ उस प्लेट में मैंने क्या रख दिया, वो मूंग दाल रख दी। एक तरफ भुजिया पड़ी है अलग, एक तरफ मूंग दाल, लेकिन है दोनों एक ही प्लेट में। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं एकीकरण। एकीकरण का मतलब है कि अब पूर्ण रूप से मिक्स नहीं किया गया, मिलाया नहीं गया है, लेकिन जो मॉनिटरिंग है ना वो एक ही जगह से हो रही है। मॉनिटरिंग जो होगी ना वो एक ही जगह से, दोनों मानने एक के ही जाएंगे, ये मिश्रण होता है। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो ऐसा थोड़ी था कि उधर से डूंगरपुर को उठाया हनुमानगढ़ में टिका दिया और इधर से धौलपुर को उठाया जैसलमेर में फेंक दिया और बीच में जितने गिरे वो गिर गए, मिक्स हो गया। नहीं नहीं, एकीकरण का मतलब था हमने जितनी रियासतें थी ना उन सबको एक सूत्र में बांध लिया। अब उनका प्रशासन एक जगह से होगा और वो एक ही राज्य की रियासतें मानी जाएगी, लेकिन होगी अलग अलग। रहेगी कैसे? अलग अलग। एमएचआरडी को जब क्रोध आया तो एमएचआरडी ने इन दोनों को मिलाया और मिला के एक नया विभाग बना दिया। अब नया विभाग का नाम क्या होगा? तो इधर प्रारंभिक शिक्षा वाले ने तो कहा मेरे नाम से रख लो, माध्यमिक वाले ने कहा क्यों रख ले तेरे नाम से, फिर मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसने कहा मेरे नाम से, दोनों में लड़ाई हुई तो एमएचआरडी ने एक नया ही नाम लेकर आई और उसका नाम है स्कूल शिक्षा विभाग। क्या नाम है? स्कूल शिक्षा। देखो पहले था प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग, इन दोनों को मिला के क्या कर दिया? स्कूल शिक्षा विभाग। और स्कूल शिक्षा विभाग को हम लोग, स्कूल शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्कूल एजुकेशन। और स्कूल एजुकेशन को शॉर्ट में क्या करेंगे? एसई। हो गया ना? जैसे ये एसई हुआ इस माध्यमिक शिक्षा में, देखो एसई है ना, इसने उसको उसको कहते अपना नाम रह गया। उसने एमएचआरडी के पास जाके कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले क्या हो गया? बोले इसका नाम रह गया। नहीं, मिटा देंगे, चिंता मत करो, क्योंकि हम अपने दुख से दुखी थोड़ी है, दूसरों के सुख से दुखी है। इसने कहा कोई बात नहीं, ये स्कूल वाला जो छोटा सी है ना ये हमेशा साथ रहेगा। अब क्या बन गया ये? एससीई। क्या बन गया? एससी। आपको जब पूछे ना कि ई का मतलब क्या है, तब तो एलिमेंट्री एजुकेशन। एसई का मतलब क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन। और एससीई का मतलब क्या है? स्कूल एजुकेशन। अब देखिए स्कूल एजुकेशन कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? एक से। ध्यान दीजिएगा, दोनों को हमने मिक्स कर लिया ना। एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिखो, टाइम हो रहा है। आपको हेडिंग लिखनी है एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति। एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति। इसमें लिखो एमएचआरडी द्वारा 8 अगस्त 2018 को, एमएचआरडी द्वारा 8 अगस्त 2018 को प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण करने हेतु
इस योजना का संचालन किया, इस योजना की शुरुआत की, ऐसे लिख लो, इस योजना की शुरुआत की, इस योजना की शुरुआत की, कर दी शुरुआत। अब ये नीचे ऐसे कैसे उतार लोगे? इनको मिला देना है दोनों को ना, जितना लिखा हुआ है उतना आज मिला के, और मिला मिलो के फिर चाय पानी पीना है आपको, और बाकी कल पढ़ेंगे। आज पर इधर से हमने खत्म कर लिया, 5-10 मिनट कल थोड़ी सी माथाफोड़ी करके और हम लोग संस्थाओं पर आ जाएंगे।